Hello friends and welcome to our channel Education with Fun, and today we are going to cover your physics chapter 4, that is calorimetry. This is the part 2 of this chapter. Part 1 में हमने आपका हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैलोरीमीटर, उनके एवरीडे यूजेस और उनका एप्लीकेशन क्या क्या है, उस बार कुछ फार्मूला के बारे में पढ़ा था. अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका पढ़ेंगे, दैट इज़ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चेंज ऑफ स्टेट. ओके, चेंज ऑफ स्टेट और चेंज ऑफ फेज यू कैन टेल. ओके, ठीक है. व्हेन हीट एनर्जी सप्लाइड टू सॉलिड इट्स टेम्परेचर rises till a stage comes when it starts melting. Similarly, when the heat energy supplied to a liquid, its temperature rises till a stage comes when it starts changing into its vapor. In either of the above change of state takes place. ठीक है, तो आप तो जानते ही है, जैसे कि जब हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करेंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर राइज़ करेगा और उसका स्टेट चेंज होगा, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. और जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे राइज़ होगा और उसका स्टेट चेंज होकर वो लिक्विड से गैस या वेपर्स के फॉर्म में आ जाएगा. तो इसी जो कन्वर्जन होता है ऑन सप्लाइंग हीट, द चेंज ऑफ स्टेट विच टेक्स प्लेस इज नोन एज, आपका उसी के बारे में हम पढ़ेंगे. सॉरी, हाँ, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट क्या है. When a solid changes into a liquid state at constant temperature, it's called melting or fusion takes place. ठीक है, जब सॉलिड का हम टेम्परेचर सप्लाई करेंगे, उसका टेम्परेचर राइज करेगा और वो लिक्विड में चेंज करेगा, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर में उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग और फ्यूज़न हैज़ टेकन प्लेस. ठीक है, फिर जब when a liquid rapidly changes into its vapor at constant temperature, boiling और evaporation takes place. और जब लिक्विड को हम कुछ टेम्परेचर देंगे और वो वेपर में कन्वर्ट होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, दैट बॉइलिंग और वेपराइजेशन हैज़ टेकन प्लेस. ठीक है, फिर द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट चेंजिंग इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूज़न पॉइंट. ठीक है, तो जब कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, जो वो टेम्परेचर जिसमें एक सॉलिड क्या होता है अपना लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, उस टेम्परेचर को उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूज़न पॉइंट हम बोलते हैं उस पॉइंट को. ओके, नेक्स्ट, the constant temperature at which the liquid changes into its solid state is called solidification point or freezing point. ठीक है, और वो पॉइंट जिसमें लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, उस आफ्टर सप्लाइंग अ सर्टेन टेम्परेचर, अ पॉइंट कम्स व्हेन अ लिक्विड वेयर द लिक्विड चेंज इनटू इट्स सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड solidification और freezing point. ठीक है, numerically the value of melting point and solidification point is the same, that is 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो अब अगर न्यूमेरिकली देखोगे तो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और सॉलिडिफिकेशन सेम है, क्या है, और वो है 0 डिग्री सेल्सियस. देखो, जब हम सॉलिड को हीट सप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, लिक्विड स्टेट में चेंज होगा कब, जब उस सॉलिड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आके गिर जाएगा. और जब हम लिक्विड को हीट सप्लाई करेंगे तो सॉलिड में कब कन्वर्ट होगा, जब उसका टेम्परेचर माइनस कुछ भी हो उससे लेकर 0 डिग्री पहुँचेगा, तब वो सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाएगा. ओके, सो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बोथ फ्रीजिंग पॉइंट, सॉलिडिफिकेशन पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड रैपिडली चेंज इनटू इट्स गैसियस स्टेट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट और इवोल्यूशन पॉइंट. ठीक है, तो वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड हमारा गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट या इवोल्यूशन पॉइंट भी बोलते हैं. नेक्स्ट, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच गैस चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड लिक्विफैक्शन पॉइंट. ठीक है, फिर वो टेम्परेचर जिसमें गैस अपने लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, उस पॉइंट को हम लिक्विफैक्शन पॉइंट बोलेंगे. एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड लिक्विफैक्शन पॉइंट इज द सेम, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो हमारा बॉइलिंग पॉइंट और लिक्विफैक्शन पॉइंट का क्या है, टेम्परेचर दोनों का सेम वैल्यू है, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस में दोनों टेक प्लेस करेगा. जब हम क्या लिक्विड को हीट करेंगे अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, देन आफ्टर रीचिंग 100 डिग्री सेल्सियस ओनली इट विल चेंज स्टेट टू गैस स्टेट. जब हम गैस को कूल करेंगे अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, देन ऑन रीचिंग 100 डिग्री सेल्सियस ओनली गैस विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड. सो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बोथ बॉइलिंग पॉइंट एंड लिक्विफैक्शन पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड. ओके, तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे डिटरमाइन करेंगे सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट को. देखो, मेथड डिस्क्राइब्ड हियर इज फॉर सॉलिड्स व्हिच हैव मेल्टिंग पॉइंट बिटवीन 30 एंड 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, टेक अ थिन ग्लास टेस्ट ट्यूब अबाउट 15 सेंटीमीटर्स इन लेंथ एंड फिल इट विद पाउडर्ड naphthalene. Set up the apparatus shown, heat the beaker and a gentle flame and start the stopwatch. Record the temperature after an interval of 1 minute each till all the naphthalene melts. Allow the temperature to rise till the water starts
बॉइलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, पहले एक टेस्ट ट्यूब लिया है, उसमें क्या 15 कितना लंबा है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टेस्ट ट्यूब लिया है, उसमें पाउडर नैप्थलीन को डाल दिया है। उसके बाद क्या किया है, उसको बंसन बर्नर पे रख दिया है, उसके बाद उसको ऑन कर दिया। देन क्या किया है, स्टॉप वॉच लिया और हर 1 मिनट के इंटरवल के बाद उसको रिकॉर्ड किया है कि कितना कहाँ उसका ग्राफ को कितना मेल्ट कर रहा है, कितना स्टेट चेंज हो रहा है, वो हर 1 मिनट के बाद रिकॉर्ड किया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, ठीक है। नाउ स्टॉप हीटिंग एंड अलाउ द कंटेंट्स टू कूल, अगेन रिकॉर्ड टेम्परेचर आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 1 minute till room temperature attained, steer the water constantly during the course of the experiment, plot a graph between the time and temperature during heating as well as cooling, ABCD is the curve obtained, okay। तो क्या किया है, और जब बॉयल हो जाता है वाटर तब उसको बंद कर देता है और क्या करता है, उसको कंटेंट जो सब कूल होने देंगे, ठीक है। और जब वो कूल होगा धीरे धीरे तो वापस हमको चेक करना है कि 1 मिनट में कितना कूल हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब हमको रिकॉर्ड करना है। और कितना टेम्परेचर अटेन कर रहा है, कब तक, जब तक रूम टेम्परेचर वापस अटेन नहीं कर लेता तब तक हमको ये प्रोसेस को करना है, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, वी विल प्लॉट अ ग्राफ, ठीक है। तो जो ABCD का कर्व आएगा वो हमारा हीटिंग कर्व उसको हम लेंगे, और EBC का कर्व को हम कूलिंग कर्व लेंगे। एंड द पार्ट ऑफ द कर्व पैरेलल टू द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नैप्थलीन। जो यहाँ पे पैरेलल दिख रहा है ये आपका क्या है, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट दिखाएगा नैप्थलीन का, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द हीटिंग कर्व। पार्ट AB रिप्रेजेंट्स द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड विद द गेन ऑफ हीट एनर्जी। ये जो AB आपको दिख रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द राइज इन टेम्परेचर। जब राइज इन टेम्परेचर विद द गेन ऑफ हीट एनर्जी, जब हम उसको हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो उसका टेम्परेचर A से लेकर B तक राइज होगा। देन क्या होता है, देन पार्ट BC रिप्रेजेंट द चेंज इन स्टेट ऑफ द सॉलिड विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर। यहाँ पे जो BC है ये क्या दिखा रहा है, ये चेंज ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर। मतलब हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, हीट एनर्जी सप्लाई करना बंद नहीं कर रहे, हीट एनर्जी सप्लाई हो रहा है, बट वो हीट एनर्जी कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, इट इज़ यूटिलाइज्ड इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ सॉलिड, ओके, टू लिक्विड। वो हमारा पार्ट BC रिप्रेजेंट कर रहा है। देन द पार्ट CD रिप्रेजेंट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड विद द गेन ऑफ हीट एनर्जी। जो पार्ट CD है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट द राइज इन टेम्परेचर विद द गेन ऑफ हीट एनर्जी इन लिक्विड्स, क्योंकि यहाँ पे BC में तो स्टेट चेंज हो चुका है, वो सॉलिड से लिक्विड आ चुका है। फिर जो CD हो गया वो लिक्विड का राइज इन टेम्परेचर हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा हीटिंग कर्व। देन कूलिंग कर्व, पार्ट EB रिप्रेजेंट द फॉल इन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड विद द लॉस ऑफ हीट एनर्जी। ये जो EB है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट द लॉस ऑफ हीट एनर्जी, ओके, विद द फॉल इन टेम्परेचर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा लिक्विड का टेम्परेचर फॉल हो रहा है बाय द लॉस ऑफ हीट एनर्जी, ओके। मतलब ये जो लिक्विड में था वो अपना हीट एनर्जी को लूज़ करेगा और वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर फॉल होकर यहाँ पे आया, E से B पे आया। देन क्या होगा, देन द पार्ट BC रिप्रेजेंट द चेंज इन स्टेट ऑफ द लिक्विड टू सॉलिड विदाउट एनी फॉल इन टेम्परेचर। देन वापस ये पार्ट BC जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका टेम्परेचर, लिक्विड का टेम्परेचर कांस्टेंट फॉल हो रहा है, ओके, फॉल हो रहा है, हम वो बट वो कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, वो यूटिलाइज हो रहा है चेंज ऑफ स्टेट करने में, दैट लिक्विड टू सॉलिड वो कन्वर्ट हो रहा है। द फॉल ऑफ हीट एनर्जी, लॉस ऑफ हीट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन चेंज द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। देन द पार्ट CF रिप्रेजेंट द फॉल इन टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड विद द लॉस ऑफ हीट एनर्जी। जो यहाँ पार्ट CF है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द फॉल इन टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है, ओके, C में आके, तो C से अब जो है वो सॉलिड का क्या बोलते हैं, टेम्परेचर फॉल इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है विद द लॉस ऑफ हीट एनर्जी। सो दिस वाज द हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। और ये जो कांस्टेंट है, जो पैरेलल है, ये क्या दिखा रहा है, ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नैप्थलीन दिखा रहा है आपका पार्ट BC जो, हाँ। और ये आपका था हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। नेक्स्ट आ जाओ, हीटिंग कर्व फॉर वाटर। Take some water in a beaker at room temperature 25 degrees Celsius and insert a thermometer in it. Heat the water till with the Bunsen burner and note the temperature after every minute till the water starts boiling and the beaker contains vapor. Then you notice that bubbles are formed throughout the water, indicating that the boiling point occurs throughout the whole water. Plot a graph, ठीक है। तो सिंपल समझो, मैं बता रहा हूँ दैट कि आप वाटर को लो बीकर में, कितना टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, उसमें आप वाटर को लो, उसको उसमें थर्मामीटर को इंसर्ट करो, देन उस वाटर को हीट करना स्टार्ट कर दो। आप जो हीट करोगे तो आप क्या करो, फिर हर 1 मिनट के बाद उस टेम्परेचर को नोट करो। यू विल नोट दैट व्हेन द टेम्परेचर रीचेस टू 100 डिग्री सेल्सियस
इट बिकम्स कांस्टेंट, वो पूरा कांस्टेंट बन जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस में, वो पूरा कांस्टेंट बन जाएगा। बट फिर भी आप हीट सप्लाई करोगे लेकिन वो टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, 100 डिग्री पे आके वो कांस्टेंट हो जाएगा। और क्या होगा, वो स्टेट चेंज करना स्टार्ट कर देगा, वाटर से वो वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज द हीटिंग कर्व ऑफ वाटर। नाउ यू कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट ऑफ फ्यूजन क्या है, उसका डेफिनेशन देख लो। दैट the heat energy supplied to a solid so as to change it into the liquid state without any rise in temperature is called latent heat of fusion। ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम सप्लाई करेंगे सॉलिड को ताकि उसका स्टेट चेंज हो जाए, टू चेंज स्टेट, ओके, चेंज ना टू चेंज स्टेट टू लिक्विड विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर, ताकि टेम्परेचर ना बढ़े, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। ओके, सो लैटेंट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू change the state of a solid to liquid without any rise in temperature is known as latent heat of fusion। And then you come to the specific latent heat of fusion। वो क्या है, amount of heat energy required to melt 1 kilogram of a solid at its melting point without any rise in temperature is called specific latent heat of fusion। specific latent heat क्या है, it is the amount of heat energy required to melt 1 kilogram of a solid, मतलब कितना amount of heat energy हमको चाहिए to melt 1 kilogram of a solid, okay, at its melting point, and उसका temperature भी rise ना हो at a constant temperature without any rise in it is called specific latent heat of fusion। So specific latent heat of fusion is the amount of heat energy required to melt 1 kilogram of solid at its melting point without any rise in temperature। उसका यूनिट्स क्या क्या है, इन सीजीएस सिस्टम इट इज़ मेजर्ड इन जूल पर ग्राम, और यू कैन ऑल्सो ओल्ड सिस्टम में वो क्या था, कैलोरीज पर ग्राम। इन ऐसा सिस्टम इज मेजर्ड इन जूल पर किलोग्राम, ओल्ड में क्या था, कैलोरीज पर किलोग्राम, बट आप अभी न्यू में है जूल पर ग्राम एंड जूल पर किलोग्राम, तब इसी को यूज़ करोगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट आइस हैज़ द हाइएस्ट स्पेसिफिक latent heat, its value is 3,36,000 joule per kilogram ऐसा सिस्टम, 336 जूल पर सीजीएस सिस्टम एंड 80 कैलोरी पर ग्राम इन ओल्ड सिस्टम। ओके, आइस का क्या है, इट हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसका वैल्यू क्या है, 3,36,000 इन जूल पर किलोग्राम इन SI एंड 336 जूल पर ग्राम इन CGS एंड 80 कैलोरी पर ग्राम इन ओल्ड सिस्टम। तो ये वैल्यूज आप लर्न करना है, ये 3 लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इसी के बेस में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इस चैप्टर में। देन आ जाओ स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। वो क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। मीन्स कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमको चाहिए टू मेल्ट 1 kg ऑफ आइस, ओके, टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस ओनली इज नोन एज स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ठीक है, तो और एक और इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन देख लो, एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड। इसका कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला क्या देखो, कंसिडर सॉलिड हैविंग स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन L जूल पर किलोग्राम एंड M kg विद द मास ऑफ द सॉलिड। ओके, फॉर 1 kg ऑफ सॉलिड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन इज L जूल्स। ठीक है, 1 kg ऑफ सॉलिड को हमको कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देना है, दैट इज इक्वल टू L जूल्स, एंड फॉर M kg ऑफ सॉलिड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी ML जूल्स। ठीक है, और M kg ऑफ सॉलिड कितना हीट एनर्जी चाहिए, इट विल इक्वल टू ML जूल्स। दस द हीट एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट ड्यूरिंग फ्यूजन और सॉलिडिफिकेशन इज इक्वल टू ML जूल्स। ठीक है, देयरफॉर कितना हीट हमको चाहिए फ्यूजन या सॉलिडिफिकेशन करने के लिए, इज इक्वल टू ML जूल। सो द फॉर्मूला इज Q इज इक्वल टू ML। Q means the heat energy, Q represents heat energy and M is the mass and L is the specific latent of fusion. So Q is equal to ML is the expression for calculating the specific latent of fusion, or you can also write L is equal to Q by M। इन दोनों में से आप कोई भी लर्न कर लो, सेम ही चीज़ है। देन ये डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक आपका पोर्शन में नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द हाई स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, Number 1, water bodies in cold countries such as lakes, rivers, seas, etc. do not freeze suddenly. Moreover, when freezing starts, the weather becomes moderate. The reason for the above phenomena is that every kilogram of water on freezing liberates 3,36,000 joules of heat energy. This heat energy dissipated in the atmosphere. Thus, it not only slows down the freezing but also makes the weather moderate. ठीक है, तो जो हमारा कोल्ड कंट्रीज में जब वाटर फ्रीज होना स्टार्ट होता है क्या होता है, वो हमारा वेदर को मॉडरेट बनाता है, मतलब अच्छा
मॉडरेट टेम्परेचर मीन्स नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, उस टाइप का टेम्परेचर को क्रिएट कर देता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि जब वाटर फ्रीज होगा तो हमको 1 किलोग्राम वाटर को फ्रीज करने के लिए जब 1 किलोग्राम वाटर जब फ्रीज होगा तो कितना वो लिबरेट करेगा? 3,36,000 जूल ऑफ हीट एनर्जी वो लिबरेट करेगा, तब जाके 1 किलोग्राम वाटर फ्रीज होगा। सो अगर पूरा लेक या पूरा सी को फ्रीज करना है या रिवर को फ्रीज करना है, कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमारा रिलीज होगा आप सोच सकते हो। फॉर दैट रीज़न ओनली द वेदर बिकम्स मॉडरेट व्हेन द वाटर इन कोल्ड कंट्री स्टार्ट्स फ्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ प्रिसाइजली फॉर द सेम रीज़न दैट ड्यूरिंग स्नो स्टॉर्म द वेदर बिकम्स माइल्ड बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डिसिपेटेड इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू फ्रीजिंग ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही रीज़न के लिए हमारा जब स्नो स्टॉर्म आता है तब हमारा वेदर क्या होता है? वो मॉडरेट बन जाता है। क्यों? क्योंकि कितना जब वाटर वेपर फ्रीज होगा तो कितना 1 किलोग्राम वाटर वेपर फ्रीज होने के लिए हमारा 3,36,000 जूल ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करता है। जब वाटर वेपर फ्रीज होकर जब स्नो बनेगा तो कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करेगा आप सोच सकते हो। फॉर दैट रीज़न द वेदर बिकम्स माइल्ड व्हेन अ स्नो स्टॉर्म कम्स। Number 3, snow melts slowly on the mountain in summer because every kilogram of snow requires 3,00,000 joule of heat energy in order to form water at 0 degrees Celsius. Thus there are no flash floods and the rivers obtain water for the whole year. जो हमारा माउंटेन एरिया में जो स्नो है वो बहुत धीरे धीरे मेल्ट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको हर 1 kg ऑफ स्नो को मेल्ट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए? 3,36,000 जूल ऑफ हीट एनर्जी चाहिए हमको हर 1 kg ऑफ स्नो को मेल्ट करने के लिए टू फॉर्म वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। और इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जब लगेगा तो धीरे धीरे मेल्ट होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। एंड फॉर दैट रीज़न देर आर नो फ्लैश फ्लड्स एंड द रिवर्स कंटेन वाटर फॉर द होल ईयर। Next, icebergs are carried by ocean currents over very long distance because of the high specific latent heat of fusion of ice. जो आइसबर्ग है वो बहुत दूर तक कैरी हो जाता है ओशन करेंट्स के साथ। क्यों? क्योंकि आइस का स्पेसिफिक लैटेंट फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। मीन्स हर 1 किलोग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए? दैट इज़ 3,36,000 जूल ऑफ हीट एनर्जी चाहिए हर 1 kg ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए। सो फॉर दैट रीजन आइसबर्ग्स आर कैरिड बाय ओशन करेंट्स ओवर long distances. Next, it becomes bitterly cold as soon as thaw starts. Thaw starts because every kg of ice on melting absorbs 3,00,000 joule of heat energy from the atmosphere. It is for the same reason it becomes very cold after a hailstorm. ठीक है, मतलब जब भी कभी स्नोफॉल होता है और स्नोफॉल के बाद का मौसम क्या हो जाएगा? बहुत कोल्ड फील करेगा। क्यों फील करेगा? जब स्नोफॉल होगा तो हर 1 किलोग्राम ऑफ स्नो को मेल्ट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए? दैट इज 3,36,000 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ एवरी 1 kg ऑफ आइस। सो द वेदर बिकम्स कूल। ओके, बिकॉज जितना अमाउंट ऑफ हीट सराउंडिंग में वो सब तो आपका स्नो ले जाएगा मेल्ट करने के लिए, तो वेदर क्या होगा? वेदर ऑटोमेटिकली कोल्ड हो जाएगा। ओके, एंड यही सेम रीज़न के लिए हमारा जब हेल स्टॉर्म होता है उसके बाद का वेदर भी बहुत कोल्ड हो जाता है। नेक्स्ट, जनरल एप्लीकेशंस ऑफ हाई स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। क्या क्या एप्लीकेशन देख लो। फ्रूट एंड वेजिटेबल मर्चेंट्स कीप टब्स ऑफ वाटर अराउंड स्टोर्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज ड्यूरिंग सब जीरो टेम्परेचर। इट इज बिकॉज एज वाटर स्टार्ट्स कूलिंग इट लिबरेट्स 4,200 joules of heat energy per kilogram for every 1 degree Celsius foreign temperature. This energy dissipated in the air or it is this heat energy which protects fruits and vegetables from damage in sub-zero temperature. ठीक है, हमारा जो ठंडे के मौसम में विंटर सीजन हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या करते हैं? वो क्या करेंगे? टब्स ऑफ वाटर लाएंगे और फ्रूट्स या वेजिटेबल के सामने रख देंगे। क्यों? क्योंकि क्या होगा? जैसे ही वाटर कूल होना स्टार्ट होगा वो क्या करेगा? हर 1 किलोग्राम ऑफ जब भी 1 किलोग्राम वाटर starts cooling, then it liberates about 4,200 joules of heat energy which is dissipated in the atmosphere. So जो उसके आसपास का जो मटेरियल होगा वो उसको अच्छे से हीट एनर्जी मिलेगा। For that reason the fruit or vegetable vendors keep tubs of water around the stored fruits or vegetables, क्योंकि जब वो वाटर धीरे धीरे कूल होगा तो हर kg ऑफ every kilogram of water on cooling it liberates 4,200 joule of heat energy. Next, soft drinks are cooled by ice rather than ice cold water because every kg of ice will extract out 3,36,000 joule of heat energy more than water at 0 degree Celsius. ठीक है, जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो हमेशा क्या होते हैं? उनको हम कैसे कूल करते हैं? बाय प्लेसिंग देम इन आइस रादर देन इन आइस कोल्ड वाटर। बिकॉज क्या होगा?
एवरी kg ऑफ आइस विल एक्सट्रैक्ट, मतलब जब 1 kg ऑफ आइस जब पिघलेगा तो वो क्या करेगा, उसमें से 3,36,000 जूल ऑफ हीट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेगा। बट वाटर कितना करता है, वो 4,200 जूल ऑफ हीट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है। सो द वॉट आइस विल मेक द सॉफ्ट ड्रिंक्स मच make them cooler much faster as compared to water, so we use ice in place of ice cold water. Next, it is for the same reason that ice candy feels colder than water is 0 degrees Celsius, because it can extract more heat from the mouth as compared to water is 0 degrees Celsius. ठीक है, तो यही रीज़न है कि हमारा आइस कैंडी जब हम खाते हैं तो वो ज़्यादा ठंडा फील होता है हमारे माउथ को एज़ कम्पेयर टू जब हम ठंडा पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि जब आइस हमारे टंग के कांटेक्ट में आता है तो क्या करेगा, 3,36,000 जूल ऑफ हीट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेगा। बट वाटर कितना करता है, वो 4,200 जूल ऑफ हीट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है। सो द आइस एक्सट्रैक्ट्स more amount of heat as compared to water, so automatically we feel very much cold when ice candy का हम जब माउथ में लेते हैं। ओके, सो दिस वाज सम जनरल एप्लीकेशंस, और इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म। आपका न्यूमेरिकल्स चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर मैं देखूँगा कुछ आफ्टर 2-3 मंथ्स के बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स का ही वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।